हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब हमारे जो मोस्ट 10 प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए हैं नेशनल और इंटरनेशनल से क्वेश्चंस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन और इसके आंसर हमने लिख दिया है आपको। आप कॉपी उठा के अब नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, आ सकते हैं और इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नेटो। आजकल जान रहे हो कि पिछले फेब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वाइट किया है। तो उसका मेन वजह यही है कि जो है यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था। रूस इसको मना कर रहा था यूक्रेन को कि आप नेटो में नहीं शामिल होना है। इस सब को लेके जो है वो एस्केलेशन हुआ तो फाइनली रूस ने क्या किया कि यूक्रेन के ऊपर इन्वाइट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको इसलिए फुल फॉर्म बता रहे हैं क्योंकि नेटो की आप बड़ी चर्चा है आजकल। ठीक है, तो नेटो के बारे में आप जान लो। ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उनका एक ग्रुप है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये नेटो। तो यूक्रेन भी उसका मेंबर बनना चाहता था, बट रूस ऐसा करने से मना किया। ठीक है ना। तो अब कहीं ना कहीं यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला हुआ है, उसकी इच्छा है, और देशों की है, ब्रिटेन की है। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट युद्ध जो है वो वॉर नेटो देश लड़ रहे हैं। किससे? रूस से। इस बात को रूस भी समझ रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट जो वॉर चल रहा है, आज 9-10 महीने हो गए, अभी यूक्रेन मैदान में खड़ा हुआ है। हालांकि आप जानते हो कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन है तो वो रूस के पास है। लगभग 5,900 समथिंग कुछ हैं, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है, उसके बाद फिर फ्रांस है, फिर 350 चीन का है, 165 न्यूक्लियर वेपन जो है वो पाकिस्तान के पास है, उससे हम थोड़ा कम है। इंडिया हमारा 160 प्लस है, बट पाकिस्तान 165 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। और आपका ये नॉर्थ कोरिया भी है। ठीक है ना, इसके पास भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो रूस चाहे जब चाहे पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा, पूरी दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर सर पे जो एस्केलेशन हुआ है, जो इन्वेजन हुआ है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो इन्वाइट किया है, ठीक है, ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो मैं बहुत वहाँ पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये मेरा पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा, पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो। ठीक है, इस पर मैं डिस्कशन करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन पे और इंटरनेशनल नेशनल पे हम आएंगे आपको लेके। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका जो टारगेट है वो आपको जो है वो हिट करना चाहिए, और एग्ज़ाम आपका जस्ट राउंड द कॉर्नर है, इसलिए अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो। नेटो में कितने देश हैं? तो आंसर है 30 कंट्रीज। ठीक है ना, 30 कंट्रीज हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल ये मामला करंट में चल रहा है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। यह भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो ब्रसेल्स में है नेटो का हेडक्वार्टर। लेकिन मिलिट्री इसका हेडक्वार्टर अलग जगह है, वो भी बेल्जियम में है, लेकिन उस जगह का नाम है मॉन्स। नोट कर लेना, मॉन्स। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, तो नेटो का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मॉन्स बेल्जियम में है, जबकि इसका वो हेडक्वार्टर जो और चीजें देखता है नेटो, वो ऑफिशियल ये इसका बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC से अभी रूस को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि और देश आरोप लगा रहे हैं कि रूस ने ह्यूमन वायलेशन किया है, ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। बहुत सारे इनोसेंट पीपल यूक्रेन में मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। तो उसको UNHRC से निकाल दिया गया आफ्टर इन्वेजन ओवर यूक्रेन। जब यूक्रेन के ऊपर उसने हमला किया तो उसको UNHRC से ये सज़ा मिली, और इसका UNHRC का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, जिनीवा, ठीक है, जिनीवा। ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपके जिनीवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स ऑल सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, इन्वेजन हुआ, रूस ने यूक्रेन के ऊपर जब इन्वाइट किया, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो वहाँ फंसे हुए थे। तो भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के तहत सभी लोगों को सकुशल अपने देश वापस बुला लिया गया। उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है तो वो है ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने जो इंडियन सिटीजन थे यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया गया, तो वह है ऑपरेशन गंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू होम। इसको इज कर लो, इज कन्फर्ड। द फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड इज कन्फर्ड टू होम। पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? तो आप जानते हो कि लता जी को दीदी मानते थे मोदी साहब, तो और किसको मिलेगा? वो जिनको मिला है वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ी इंडिया की जो रिमार्केबल अचीवमेंट है वो ये है कि द फर्स्ट इंडियन मेड एयरक्राफ्ट, भारत में निर्मित, भारत में बनी पहली एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में इसको कमीशन कर लिया गया, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत, विक्रांत का मतलब होता है विक्टोरियस, विक्टोरियस, विक्रांत का मतलब विक्टोरियस, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया है कि हु इज CGI ऑफ इंडिया। तो उदय यू ललित जो हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन 9 नवंबर को, 9 नवंबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके जो उत्तराधिकारी आएंगे वो बहुत ही रिमार्केबल, आप यूँ कह लीजिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए प्रिंट हो गया हो, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन CGI को लेके प्रिंट हो गया होगा, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि पहले से पता था कि इनका जो टेनर होगा UU ललित का वो जून से लेके नवंबर तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए इस पर। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन बना दिया गया है कि हु इज CGI ऑफ इंडिया और DY चंद्रचूड़ का नाम ना हो और UU ललित दिया रहे, तो आपको मजबूरी में UU ललित आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वरना UU ललित अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनका टेनर पूरा हो गया। अब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे 50th CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा फैसला सुनाने वाले, मशहूर है पूरे भारत में। ये DY चंद्रचूड़, ये हमारे नए CGI होंगे। UU ललित केस समझ लीजिएगा फिर से, अगर क्वेश्चन बन गया हो, क्वेश्चन आ जाए पेपर में, DY चंद्रचूड़ का नाम ना हो, तो आपको UU ललित पे जाना पड़ेगा। अगर UU ललित नहीं होंगे तो होपफुली ये नवंबर चला है, ऑलरेडी पेपर बन गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का सवाल नहीं उठता है। फिलहाल मैंने आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन जानबूझ कर मैंने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइनली द वेट इज ओवर, इंडिया अपॉइंटेड इट्स न्यू सीडीएस। बहुत दिन के बाद इंडिया का जो वेट था वो ओवर हो गया, हमारे दूसरे सीडीएस हमको मिल गए हैं और कई कमांड पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये रिटायर्ड होने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट इनको फिर से बुलाया गया और इनको नई जिम्मेवारी सौंपी गई और वो है चीफ डिफेंस स्टाफ का, और वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इनकी अपॉइंटमेंट पहले हो गई, ठीक है ना। तो हमारे नए सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये रिटायर हो चुके थे, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे का नाम भी चल रहा था, बट उनसे कहीं ना कहीं इस मामले में अनिल चौहान जी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा ऑपरेशन में इनको बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट इनको माना गया और ये मिलिट्री एडवाइस भी देते रहे हैं। रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्ट्री को ये अपने एडवाइस देते रहते थे समय पर रिटायरमेंट होने के बाद भी। उसके बाद इनकी इन सारी स्किल्स को, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनको, अनिल चौहान जी को सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल से लेके आया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं फिर एक बार बोलूँगा कि फटाफट लाइक और सब्सक्राइब की बटन आप दबाते जाइए, शेयर करते जाइए और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए निकालते हैं और छुट्टियों को भी मैं अपने नहीं इंजॉय करता, मैं आप ही लोगों के लिए 24/7 रेडी रहता हूँ, काम करता हूँ। ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो बिहाइंड द स्क्रीन होता है वो लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होता, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करने वाले होते हैं, वो मेहनत करते हैं और बाद में वो जो स्क्रीन पे आते हैं लोग सोचते हैं बस यहीं पे काम होता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपके लिए हम टाइम निकालते हैं, आप लोग के लिए वर्क करते हैं, तो इतना तो बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और भी वीडियो आपको इससे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।